आंचल, आपने कल वाला टेस्ट दिया था? यस मैम। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मैम ठीक। ग्रेड 12th का रिवीजन हो गया आपका? नो मैम, हम कुछ चैप्टर बचे। और 11th में? यस मैम, कुछ कुछ कर लेंगे। कुछ कुछ किए हैं ना? यस मैम। पेपर जो आप अटेम्प्ट करते हो ऑनेस्टी से करते हो? यस मैम। अच्छा।
हेलो, हेलो एवरीवन। पेपर कैसा गया कल वाला? कल वाला पेपर ठीक था? बोलो। Yes. ठीक है। पेपर तो आसान था, है ना? कल वाला तो फिजिक्स का तो बहुत इजी था। चलो ठीक है, देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन 1 हो गया था। इसमें देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट लाइन बोला है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वैनिशेस अवे। लेकिन जब हम पहले ही केटीजी पढ़ते हैं तो केटीजी में फर्स्ट उसके जो 2-4 अजम्पशंस होते हैं उनमें से वन ऑफ द अजम्पशंस यही होती है कि अगर हम लोग जो भी गैसियस केटीजी की जो आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशंस में क्या मानते हैं? आइडियल गैस वो है जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएं? वैनिश हो जाएं, है ना? तभी हम इस इक्वेशन को लगा सकते हैं। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी तभी लग सकती है ये। तो यहाँ पर इन्होंने देखो वाटर के लिए पूछा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मान लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग ये केटीजी वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं, आइडियल गैस वाली। तो अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे बताइए कि अगर 4.5 किलो पानी है तो वो उसके मॉलिक्यूल्स जो है कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहाँ से? एनआरटी अपॉन प्रेशर। देखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है? स्टैंडर्ड प्रेशर अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर अपना क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में बात करें, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर को केल्विन में लिखोगे, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? 273 केल्विन हो जाएगा। ठीक है। अब चाहिए एन। एन क्या होता है भाई? एन क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ मोल्स। किसके बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स? गिवन मास अपॉन मोलर मास। हाँ, गिवन मास जो भी है अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, यही होगा। अब देखो जो गिवन मास है ये दिया हुआ है तुम्हें 4.5 kg अपॉन मॉलिक्यूलर मास। H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? H2O। हाइड्रोजन का 18। कितना हो जाएगा? 2 प्लस ऑक्सीजन का 16। H2O ऑक्सीजन का 16 हो गया ना? Yes, 16 ma'am. और 2 18, 18। बट ये मुझे बताओ, ये मोलर मास जो है ये 18 क्या है? 18 ग्राम्स पर मोल, है ना? कि एक मोल में कितना होगा? 18 ग्राम। पढ़ा है ना कि एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। और एक मोल किसके बराबर होता है? 18। जैसे हाइड्रोजन का है तो 1 ग्राम, ऑक्सीजन का O2 का होगा तो 32। यहाँ पर OE है तो ये कितने ग्राम होगा? टोटल 18 ग्राम होगा ना? तो ये 18 ग्राम्स पर मोल है। देखो अब ये गिवन मास तो केजी में है, तो इस ग्राम्स को किस में लिखोगे? ये 18 ग्राम्स पर मोल है, तो इसको केजी में करोगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻³ केजी पर मोल हो जाएगा। हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लिखोगे 18 इंटू 10⁻³ तो वॉल्यूम देखो कितना बना? एन की वैल्यू हो गई 4.5 अपॉन 18 10⁻³ आर को देखो क्या लिख सकते हो? अगर इक्वेशंस हमें इजी रखनी है तो आर को 25/3 रख सकते हो। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर, आर की वैल्यू 25/3 रख सकते हैं। टेम्परेचर कितना है? 273। प्रेशर कितना हो जाएगा? 10⁵ इसे आप सॉल्व कर लेना। इसे आराम से सॉल्व करके तुम्हारा आंसर 568 इंटू 10⁻² आएगा। ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके तो वॉल्यूम मुझे यहाँ से साफ दिख रही है, कितनी हो जाएगी? 5.6 मीटर क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गॉट इट। Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 2 भी आराम से हो जाएगा, Yes, ma'am. बहुत आसान मैम है। हाँ, मैम अगर सीधा करके नंबर ऑफ मोल निकाल कर STP है ना 22.4 से मल्टीप्लाई कर देते तो 22.4 क्या होता है?
मैम यही होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अलग अलग होगा ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर अलग है, स्टैंडर्ड प्रेशर अलग है। टेम्परेचर 273 है, प्रेशर 10 की पावर 5 है। मैम केमिस्ट्री में होता है। होता है मैम। केमिस्ट्री वाली चीजें मत लगाओ। मैम उससे भी आ रहा था। आ रहा है उससे, हाँ जी। देख लेना, ठीक है, जो भी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया था। यस मैम। क्वेश्चन नंबर सेकंड तो इजी है बेटा, आपको पी का ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कैसे हो जाएगा ये देखो, कराना है कि हो जाएगा, आगे बढ़ू। आरुष, आंचल, सौम्या, सक्षम, हो गया। हो गया था। बस प्रेशर परसेंटेज चेंज लिखना है, ठीक है। काफी। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया था। देखो, जब हम एलसीआर Yes, ma'am. सर्किट पढ़ते हैं तो मैंने तुम्हें इस वोल्टेज के ग्राफ बनाने सिखाए थे ना, कि यहाँ पर वी आर आता है, रेजिस्टेंस का वोल्टेज। ये वी आर का मतलब है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। ऊपर हम लिखते थे वीएल, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, अपॉन वीसी, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, है ना। फिर जो भी नेट आता था उसकी तरफ लिख लेते थे, जैसे यहाँ पर नेट साफ दिख रहा है कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा है तो नेट इधर बनेगा, वीसी माइनस वीएल, और नेट रिजल्टेंट यहाँ आ जाएगा, वी नेट, या जिसे आप रिजल्टेंट वोल्टेज भी बोल सकते हो। ये एंगल फाई होता है। तो यहाँ से मैंने 10 फाई निकालना सिखाया था। 10 फाई किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखो, परपेंडिकुलर वीसी माइनस वीएल अपॉन आर। फिर ऐसे ही हमने एक और ग्राफ सीखा था, किसका, इम्पिडेंस में। अगर ये वी आर है तो मैं इसको यहाँ पर रेजिस्टेंस लिख सकती हूँ, यहाँ पर एक्सी माइनस एक्सएल लिख सकते हैं, और ये मेरा इम्पिडेंस बन जाएगा जेड, और ये एंगल फाई है। तो एक 10 फाई यहाँ से सीखा था, किसके बराबर आया था, XC minus XL by R. है ना। तो ये ग्राफ सारे बनाने सीखे हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर इम्पिडेंस का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर, तो यहाँ से वोल्टेज का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर आर प्लस वीसी माइनस वीएल का होल स्क्वायर, है ना। ग्राफ्स बनाए ना इनके। वी आर कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज 80 है तो 6400, वीसी यानी 100 में से 40 घटाओगे तो कितना बचेगा, 60। तो 36 6 हाँ 3600 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 100. हाँ, है ना, 1 2 3 4 100 बच जाएगा ना, 100 वोल्ट। तो मेरे पास जो भी ये वोल्टेज आई है, ये कितनी आई है, 100 वोल्ट। एक चीज याद रखना, अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज दी है, तो ये V वाला फॉर्मूला तभी लगाया जा सकता है, ये वोल्टेज या तो RMS में हो या पीक में हो। टी टाइम की वोल्टेज में हम ये V वाला नहीं लगा सकते। मान लो यहाँ दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर की ये वोल्टेज किसी टाइम पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दे दी, तो उस इंस्टेंट के लिए हम ये V वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। RMS और पीक पर ही लग सकता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था, आसान था कि डिफिकल्ट था, थोड़ा सा देखो सोचने वाली चीजें तो थी इसमें। क्या दिया हुआ है कि एक हमें IV कर्व दिया हुआ है, वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है, IV कर्व दिया हुआ है जिसमें वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे इस ग्राफ को स्टडी करके देखो, करंट दिया हुआ है मुझे 10 माइक्रो एम्पियर, और क्या दिया हुआ है, ये 5 वोल्ट क्या दिया हुआ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में क्या, EV नॉट। स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 वोल्ट है तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 5E के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी 5E आ गई। तो अगर मैं देखो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखूं, जहां पर मेरा H न्यू किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स प्लस वर्क फंक्शन 5। तो यहाँ से मेरे पास H न्यू यानी जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 5E प्लस फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, 2eV। तो यहाँ से H न्यू कितना आ गया मेरे पास, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो, काइनेटिक एनर्जी भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। तो H न्यू कितना आया, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। इतना क्लियर हुआ, ठीक है जी। आगे सवाल पढ़ो, आगे सवाल में क्या दिया है, सवाल में पूछा है कि पावर निकालो, ठीक है, पावर पूछा है। और गिवन क्या है देखो,
number of photoelectrons emitted are this number of photons of incident on the metal. तो देखो मुझे गिवन है कि number of photoelectrons are किसके बराबर है 10 की पावर -3 ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बराबर हैं 10 की पावर -3 ऑफ नंबर ऑफ फोटोन्स। बात समझ में आ गई? हेलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यही लिखा हुआ है ना कि देखो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड आर इक्वल टू 10 की पावर -3 परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट ऑन मेटल। ठीक है, बात समझ, इतना इक्वेशन नंबर 1। पावर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? पावर का फॉर्मूला क्या सिखाया था बोलो, या फिर नंबर ऑफ फोटोन्स का फॉर्मूला सिखाया था कि नंबर ऑफ फोटोन्स किसके बराबर होते हैं? पावर अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। याद है कि नहीं है पावर का फॉर्म, ये नंबर ऑफ फोटोन्स का फॉर्मूला? देखो मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए लिख के भी रखा है, ये रहा, नंबर ऑफ फोटोन इक्वल्स टू पावर ऑफ एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। और पावर किसके बराबर आ जाएगा फिर? ये देखो पावर बराबर आ गया किसके? n नंबर ऑफ फोटोन्स मल्टीप्लाई बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पे ये देखो क्या करना है, पावर आ गया नंबर ऑफ फोटोन्स मल्टीप्लाई बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। तो एक फोटोन की एनर्जी तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। अब इसका मतलब मुझे यहाँ से क्या चाहिएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चाहिएंगे, राइट? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकाला जाए? देखो यहां से जो ये इक्वेशन लिखी है, यहां से मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे 10 की पावर 3 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस और नो? ये Ne क्या है? व्हाट इज Np और Ne? Np आर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, Ne क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो मुझे प्रोटॉन का नंबर कितना मिला यहाँ से? 10 की पावर 3 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना समझ में आया? बोलो, इतना क्लियर है? संदीप, सुमित, आर्यन, हेलो, यस मैम। ठीक है। हाँ, अब देखो अब बात अटक गई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाला जाए। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएगा? इस करंट से। करंट किसके बराबर होता है? I इक्वल्स टू Q बाय T। यस भाई, करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। अब मान लेती हूँ कि मैं पर सेकंड में कितना जो भाई 10 माइक्रो एम्पियर क्या है? 10 माइक्रो एम्पियर है कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा, वही है ना करंट, कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वही तो मेरा करंट है। तो अब मैं इस करंट को, टाइम अगर 1 सेकंड है तो I इक्वल्स टू Q। चार्ज क्या होगा बताओ? सर्किट में जो करंट है वो किसकी वजह से है? फोटोन की वजह से या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से? सर्किट का करंट, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, फोटो करंट क्या है? फोटो करंट किसकी वजह से है? फोटो करंट ड्यू टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फोटोन्स, मैम इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, है ना? फोटोन ने तो बस फोटोन ने क्या करना है? इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। फोटोन का काम है इलेक्ट्रॉन को निकालना। उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट दौड़ेगा ना। तो यहां पर जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है ना। तो I इक्वल्स टू Q चार्ज, और चार्ज कितना होगा? मान लो नंबर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इमिट हुए होंगे, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड, ठीक है, Ne मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। कितना चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर? E मान लेते हैं, ठीक है। करंट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 माइक्रो यानी -6 इक्वल्स टू n इज योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू E। तो Ne कितना आ गया? देखो 10 की पावर -5 अपॉन E आ गया Ne की वैल्यू। पावर में लिखो अब ये 10 की पावर 3 Ne आ गया 10 की पावर -5 अपॉन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस E से E कट गया, पावर देखो कितनी आई? 10 की पावर -2 इंटू 7 वोल्ट, ठीक है, यानी वॉट, सॉरी। तो पावर आई 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 वॉट।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है हमारा? सी ऑप्शन। यहाँ पर देखो एरर है, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था जहां पर लिखा हुआ है द पावर इज n मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 वॉट, तो n फाइंड करना था तुम्हें, तो n कितना आएगा यहाँ से? 7 मिल जाएगा। गॉट इट? बोलो इस क्वेश्चन में क्या समझ में आया? समझ में आ गई? बहुत चीजें, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे यहाँ पे कि अगर ऐसे इफिशियंसी दी होती है तो इसे कैसे लिखेंगे कन्वर्ट करके। एज इट इज पढ़ना है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स Ne इमिटेड आर इक्वल्स टू 10। हाँ बोलो, क्या क्या पूछना है? पूछो। बोलो। तो डिवाइड होगा 100। किसकी वैल्यू? किसकी वैल्यू कह रहे हो? हेलो, अरे क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही भाई। आरुष बोलो बोलो। मैम जो इक्वेशन 1 है ना मैम, वहाँ 10 की पावर 2 से डिवाइड हाँ, नहीं होगा? क्योंकि वहाँ कौन 10 की सी? पावर -3% दिया हुआ मैम, जहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए। फिर 7 आ जाएगा। यस मैम। परसेंटेज हटा के डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। हाँ यस मैम। ठीक है, तो लास्ट में कर लेना 100। लास्ट में 100 कर लोगे तो फिर डिवाइड, ये 10 टू पावर -2 हट जाएगा, है ना? तो फिर डायरेक्ट आंसर 7 आ जाएगा। ठीक है, वो परसेंटेज हट जाएगी वहां से। क्लियर? गॉट इट? ठीक है जी, हो जाएगा। ये लो 100 लगा देती हूँ हर कहीं। अब ठीक है जी। यस मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तो कर लिया होगा अब की बार तो। देखो ए ब्लॉक, यस मैम। फटाक से। हॉरिजॉन्टल फोर्स 20 न्यूटन का है, तो आप ए मैक्स फटाक से निकाल लोगे। क्या है ए मैक्स का फॉर्मूला? म्यू जी। म्यू 0.5, ग्रेविटी की वैल्यू 10, कितना आया ए मैक्स? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिस्टम की एक्सीलरेशन निकालेंगे। सिस्टम की एक्सीलरेशन एफ नेट अपॉन टोटल मास। तो एफ नेट कितना है? 20। टोटल मास कितना है? 2 और 8 है ना। ए का 2 kg है, बी का 8 kg है, तो कितना हुआ? 8 तो 10 हो गया। सिस्टम की एक्सीलरेशन आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों साथ चलेंगे कि अलग अलग चलेंगे बेटा? दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे कि अलग अलग मूव करेंगे? अलग। अलग। अलग क्यों करेंगे? मैंने क्या सिखाया था? अगर सिस्टम की एक्सीलरेशन इस मैक्सिमम एक्सीलरेशन से कम है ना, मैक्सिमम का मतलब है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है। अगर सिस्टम इस मैक्स से ज्यादा चलता है तब दोनों ब्लॉक अलग अलग चलेंगे। अभी तो सिस्टम की कम है ना इससे, तो इसका मतलब बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर नहीं आएगा? है? ठीक है। हाँ, याद रखना कि बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर, साथ में मूव करेंगे। साथ में मूव करने का मतलब क्या है कि दोनों ब्लॉक्स के पास जो एक्सीलरेशन है वो कैसी एक्सीलरेशन है? सेम एक्सीलरेशन है। ठीक है जी। दो बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर, दैट मीन्स इसका मतलब ही क्या है? बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर, इसका मतलब है बोथ ब्लॉक मूव विद सेम एक्सीलरेशन। गॉट इट? इसका मतलब है कि सेम एक्सीलरेशन होगी। एफबीडी बना लो। बताओ बी वाले से निकालें कि ए वाले से? बी ब्लॉक पे यहाँ 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है, पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा, हमें पता नहीं कितना फ्रिक्शन है। नेट एक्सीलरेशन ए है, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्या एफबीडी बनेगा? एफ माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू एम ए। एफ कितना है भाई? 20 न्यूटन। फ्रिक्शन का फोर्स नहीं मालूम, निकाल लेते हैं कितना है। मास कितना लिखोगे? अभी देखते हैं उसका। एक्सीलरेशन कितनी है? 2 मल्टीप्लाई, बताओ कितना लिखे मास? मास में 8 लिखूं कि 2 लिखूं? सोचो। सॉरी, 8 लिखेंगे क्या? एम क्या लिखूं? 8। 8 ही तो लिखेंगे। 8। तो फ्रिक्शन कितना आएगा बेटा? देखो
फ्रिक्शन कितना आया? 4 16 में से 20 घटाओ 4 न्यूटन। तो इसका मतलब फ्रिक्शन कितना आया है? 16 में से 20 गए 4, है ना? एक्सप्रेशन 2। ठीक है, तो फ्रिक्शन 4 न्यूटन आ गया। अब देखो ए पर कौन सा फ्रिक्शन, ए पर सिर्फ कौन लग रहा है बताओ मुझे। ए पे सिर्फ कौन सा फोर्स है? ए को आगे ले जाने वाले जो भी फोर्स है वही कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन का फोर्स। तो इसका मतलब है यही फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई है? 4 आ गई क्या? 4 आंसर एक बार देखना, 4 है क्या? यस मैम। 4 ही है मैम। ठीक है, फ्रिक्शन कितना आ गया? 4 न्यूटन आ गया, खत्म खेल। ठीक है, आसान हो जाता है। तो ये नीचे वाले ब्लॉक पे लग रहा है। ऊपर वाले ब्लॉक पे अगर फोर्स लगेगा तो ए मैक्स की वैल्यू क्या थी? ऊपर वाले ब्लॉक पे अगर फोर्स लगेगा तो मान लो ए पे फोर्स लगा देती हूँ, क्या होगा ए मैक्स? बोलो। 1 plus m2 by m1 म्यू जी तो रहेगा ही रहेगा, म्यू जी तो रहेगा ही रहेगा। ऊपर वाले ब्लॉक का मास यानी एम ए, ऊपर वाले ब्लॉक का मास अपॉन नीचे वाले ब्लॉक का मास, बस ये। बाकी सब सेम। ये मैक्सिमम की वैल्यू है ए मैक्स। एक बार ए मैक्स आ जाता है ना तो फिर सवाल सॉल्व है। कई बार यही नहीं पता चलता बच्चों को कि दोनों पे अलग अलग एक्सेलरेशन है कि सेम। अगर ए सिस्टम की कम है तो दोनों इसी सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे 2 से, उसके बाद फिर तुम्हें न्यूटन ऑफ लॉ लगाना आता ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 लिख देती हूँ। 4 अपर ब्लॉक। 6 बोलो कैसे करोगे? एनर्जी कंजर्वेशन से ये कह रहा है कि अगर मान लो मेरे पास ए पॉइंट पे एक पार्टिकल है, इसको हम ड्रॉप करते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो पार्टिकल है इस डी पॉइंट पर पहुंच जाए, अपना ये जो कंप्लीट लूप है इसको, कंप्लीट लूप को फॉलो कर ले, कंप्लीट कर ले इस लूप को। तो हमें इस एच की हाइट क्या रखनी है? ठीक है, द ब्लॉक विल कंप्लीट द लूप अगर एच की हाइट क्या हो, इफ। गॉट इट? तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? देखो बीच में ये कहीं पर भी फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन एब्सेंट है। तो जहां पर फ्रिक्शन एब्सेंट वहां पर क्या लगा दो? एनर्जी कंजर्वेशन। अगर फ्रिक्शन होता तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते। इफ फ्रिक्शन इज प्रेजेंट तो वर्क एनर्जी थ्योरम, इफ फ्रिक्शन इज नॉट देयर तो एनर्जी कंजर्वेशन। तो टोटल एनर्जी एट ए किसके बराबर कर दो? टोटल एनर्जी एट डी के। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा? काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पे देखो क्या लिखा है, ए ब्लॉक इज रिलीज। मैंने क्या बताया था? जब भी किसी ब्लॉक को या तो रिलीज करें या ड्रॉप करें तो वेलोसिटी इनिशियली 0 होती है। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? ग्रेविटेशनल की वजह से होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज mg h इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? फाइनल mg इंटू कितना रेडियस है? 2r, ये r और ये r। तो डिस्टेंस 20 पॉइंट से कितनी हाइट ऊपर है? ये रेफरेंस लाइन ले लो। तो mg 2r। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं कितना है? हाफ mv स्क्वायर है। ठीक है जी। देखो ये तो तुमने वर्टिकल सर्कल पे ही पढ़ा होगा। डी जो है लास्ट ऊपर वाला पॉइंट है जहां पर टेंशन मिनिमम होने के चांस होते हैं। डी पॉइंट पे टेंशन मिनिमम हो जाती है। तो यहाँ पर हमें एक मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है अगर मुझे अपना ये सर्कल कंप्लीट करना है। पढ़ा है ना? देखो डी पॉइंट पर टेंशन मिनिमम होती है ना? तो डी पॉइंट पर टेंशन मिनिमम है। रस्सी अगर डी पॉइंट पे स्लैग भी कर गई, मान लो किसी अगर डी पर रस्सी स्लैग कर गई बट रस्सी के पास वेलोसिटी है, तो जैसे ही उसकी इतने टेंशन 0 होगी वो अपना सर्कल कंप्लीट कर जाएगी। और जैसे यहाँ इस पॉइंट से आगे गया बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी, फिर से वहां पर रस्सी टॉट हो जाएगी। मतलब रस्सी जो है फिर से जो भी उसकी स्ट्रिंग है वो फिर से वहां पर टेंशन आ जाएगा। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि भाई डी पॉइंट पे मेन कंडीशन है कि यहाँ पर एक मिनिमम वेलोसिटी होनी ही चाहिए। तो डी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 मत कर देना, वरना ये वर्टिकल सर्कल का कॉन्सेप्ट है, ये वर्टिकल सर्कल का। ठीक है, तो डी पॉइंट पर यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी चाहिए कि ये सर्कल कंप्लीट हो जाए, अदरवाइज सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो कर जाएगा ऐसे। ठीक है,
लूप कंप्लीट फॉलो करानी है, दैट मीन्स डी पर वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ से mgh कितना आया, 2 mgr आ गया प्लस हाफ mv स्क्वायर, m से m उड़ा दूं तो यहाँ क्या बचा, gh इक्वल्स टू gr प्लस v स्क्वायर बाय 2। अब देखो साफ साफ दिख रहा है कि अगर हाइट निकालना है तो r के टर्म्स में निकालना है, दैट मीन्स इस वेलोसिटी को उड़ाना पड़ेगा। वेलोसिटी को उड़ाना पड़ेगा, कैसे उड़ा सकते हो बताओ, ये मोशन है, ये मेरा ब्लॉक डी है, इस पॉइंट पे इस ब्लॉक पे एक तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा mg, करेक्ट, क्या और कोई फोर्स भी लग रहा है इस पॉइंट पे, mg तो लग रहा होगा ना डाउनवर्ड्स, और क्या लगेगा, अगर ये मोशन सर्कुलर मोशन है इसका मतलब नेट फोर्स होना चाहिए टुवर्ड सेंटर, और ये mg फोर्स ही है जो इस ब्लॉक को घुमाने में मदद करेगा, यानी यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो यानी mg जो है वही सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, विच इज mv स्क्वायर बाय r, ठीक है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। m से m कट गया अभी। अच्छा अब एक बात बताओ, एक तो ये कंडीशन बराबर होनी चाहिए कि mg जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो, इन दोनों में से और कौन सा फोर्स बड़ा होना चाहिए, mg बड़ा होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स बड़ा होना चाहिए, या इस बताओ क्या होना चाहिए, या इस mg को बैलेंस आउट एक बात सुनो, अगर मैं इस mg को बैलेंस आउट समझो, सपोज मैंने यहाँ पे ये सेंट्रीपिटल फोर्स ना लगा के फ्यूगल लगा दी, कि mg को बैलेंस करने के लिए मैंने एक सूडो फोर्स लगा दी बाहर की तरफ, विच इज योर mv स्क्वायर अपॉन r, कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, हेलो कर सकती हूँ ना, देखो कर तो सकती हूँ, कोई गड़बड़ थोड़ी है। मेरे को मान लो मेरे पास mg की फोर्स इनवर्ड लग रही है, मैंने इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए बाहर एक सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स लगा दी, विच इज योर mv स्क्वायर बाय r। अब मेरे को बताओ, अगर इस ब्लॉक को सर्कुलर मोशन में रहना है तो mg को क्या होना चाहिए, इस mg को सेंट्रीफ्यूगल के या तो बराबर होना चाहिए या ज्यादा होना ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि पढ़ा है ना कि सर्कुलर मोशन में जो भी ऑब्जेक्ट है नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर ही आनी चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई एक नया फोर्स नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, mv स्क्वायर और mg के बीच का जो डिफरेंस आएगा ना वही सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, मेरी बात मानते हो। तो इसका मतलब mg या तो बराबर हो जाए तब भी काम चल जाएगा, या mg इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बड़ा होगा ना, बड़ा होगा, m से m सॉरी mg बड़ा होगा, एक मिनट रुको, mg इज द टुवर्ड्स फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स रखते हैं तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स रखते हैं तो mv स्क्वायर बाय r बड़ा होना चाहिए। मैम अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रखेंगे तब mv स्क्वायर बाय r बड़ा होगा, अगर बड़ा होना सेंट्रीफ्यूगल चाहिए, लेंगे तो mv बड़ा होगा, है ना। लॉगिन ABCD being a circular where the block is released from slide A without friction, without rolling, the block will complete the loop if H is, तो mg अगर बड़ा लेते हैं, देखना अगर mg बड़ा ले लिया सेंट्रीफ्यूगल रख के तो क्या आंसर बनता है, तो इस तो g जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r आएगा, या gr शुड बी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन v स्क्वायर। इससे हमारी हाइट की वैल्यू कितनी आएगी, g से g कट जाएगा, h इक्वल्स टू जी आर वी स्क्वायर, कितना v स्क्वायर ज्यादा होना चाहिए ना, तो इसकी इससे तो मेरा 5/2r डी ऑप्शन बैठेगा ना, ऑप्शन तो बी दिया हुआ है। वेट एक सेकेंड,
वी स्केयर को एक तरफ कर लो तो थोड़ा सा क्लियरिटी मिलेगी। वी स्केयर को एक तरफ करो। देखना GH इक्वल्स टू 2GR प्लस वी स्केयर बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं क्या, GH, अबे यार क्या हो गया, इक्वल्स टू GH माइनस 2GR इक्वल्स टू वी स्केयर अपॉन 2। ठीक है, 2 को इधर ले जाओ तो वी स्केयर इक्वल्स टू 2GH माइनस 4GR। यहां से हमने क्या निकाला था, mg इक्वल्स टू mv स्केयर बाय r सेंट्रीपिटल फोर्स से, तो ये तो ग्रेविटी इक्वल्स टू वी स्केयर बाय r आया है। ठीक है, तो वी स्केयर को GR लिख सकते हैं, है ना। तो अब या तो वी स्केयर बड़ा होगा या ग्रेविटी वाला फोर्स। अगर हम लेते हैं टुवार्ड्स द सेंटर, मान लो mv स्केयर को मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स लिया, तो mv इस केस में mv स्केयर बाय r बड़ा होना चाहिए। दैट मीन्स वी स्केयर शुड बी ग्रेटर देन, है ना, rg। करना इसको एक बार कंप्लीट, क्या आता है यहाँ से, यानी GR या तो इक्वल हो या ग्रेटर देन हो वी स्केयर के। GR माइनस 4GR इक्वल्स टू 2GH। मैम प्लस आएगा। प्लस, सॉरी, ठीक है। तो ये 5GR इक्वल्स टू 2GH तो आ गया, G से G कट गया, तो H की वैल्यू 5/2R तो आ गई है भाई। दिक्कत आ रही है 5/2R तो आ गई, कि ज्यादा रखनी चाहिए कि कम होनी चाहिए H की वैल्यू। वी स्केयर हमारी ज्यादा है ना, यानी ये वैल्यू हमारी इससे ज्यादा आ रही है। 5GR शुड बी ग्रेटर देन, 5GR की तरफ ग्रेटर देन का साइन है, तो हाइट क्या हुआ, वी स्केयर ग्रेटर है ना, तो वी स्केयर यहाँ पे ग्रेटर हुआ, तो GR ये ग्रेटर होगा 5GR/2। क्या गड़बड़ हो रही है, मैं आप वी देखो वी, स्क्वायर को इसको साइड वाले ये वी, इक्वलिटी में पुट कर दो। देखो वी स्केयर की तरफ है ना ग्रेटर देन का साइन, तो वी स्केयर को GR प्लस 4GR लग दिया, तो अब इस इक्वेलिटी इसकी तरफ ही तो आएगी कि चेंज हो जाएगी, इसी की तो तरफ आएगी, तो 5GR की तरफ ही तो आ रहा है ग्रेटर देन का साइन। मैम मैं कह रहा हूँ आपने जो वी स्क्वायर की वैल्यू निकाली है उसे आप इस साइड आरजी वाली इक्वलिटी में पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। अच्छा, जो वी स्केयर की वैल्यू इधर इधर रख दूं, यस मैम। GR इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2GH माइनस 4GR, हाँ ऐसे। यस मैम। तो ये हो जाएगा यहाँ से 5GR ग्रेटर देन 2GH, तो G से G कट गया, 5/, तो यही 5/2R देन H, ये आ गया। तो यहाँ से आ गया, फिर वहां से क्यों नहीं आ रहा भाई, वहां से तो उल्टा पड़ रहा है। वहां से मैम आपने साइन उल्टा लिया था ना, इसलिए आपने साइन गलत लिया था। क्यों, वी स्केयर ही तो बड़ा है, मैम पर वो उसमें GR बराबर से है। बड़ा है ना। हाँ, वो सिर्फ GR से बड़ा है ना, 2GH माइनस 4GR से तो नहीं बड़ा हो सकता है। 2GH वो गलत क्यों है, साइन वी स्केयर ही तो, वी स्केयर का ग्रेटर देन है ना RG के, और हमने वी स्केयर को वहां से किससे ग्रेटर देन कर लिया, 2GH माइनस 4GR के, इस वजह से।
मैम वहाँ पे इक्वल्स टू दे रखा था ना, तो आपको इसमें हाँ। पुट करना पड़ेगा इनइक्वालिटी में। ठीक है भाई, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट एक बार अपने आप से देख लेना, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि अगर हमने mv स्क्वायर बाय आर को सेंट्रीपिटल फोर्स लिया है तो सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी ग्रेटर देन mg, वहां से हमारे पास v स्क्वायर क्या आ जाएगा, शुड बी ग्रेटर देन gr। तो ये दो इक्वेशन है, यहाँ से जो आया था v वेलोसिटी बराबर आया था, है ना, इसको बराबर ही रहने दो फिर, ये लो इसको इक्वल्स टू ही रहने दो, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था, ये भी इजी था, Yes. है ना। क्या बोला है कि इमेज का जो साइज बना है बिकॉज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर वो क्वार्टर है। क्वार्टर है मतलब मैग्निफिकेशन 1/4 हो गई होगी, अगर डबल होता तो मैग्निफिकेशन 2 हो जाती, थ्राइस होता तो मैग्निफिकेशन 3 हो जाती। क्वार्टर का मतलब 1/4 किसके बराबर होती है, -v/u के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, u की वैल्यू कितनी आ गई, -4v, बस खत्म। मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ प्लस की हो जाएगी, 1/30 इक्वल्स टू v को एज इट इज रहने दो, u को क्या लिख सकते हो अब, -1/4v, है ना। तो बस यहाँ पर u की जगह इस वाली वैल्यू को पुट करना था। एलसीएम ले लो 4 टाइम्स ऑफ v, यहाँ क्या बचेगा, v से v कैंसिल, 4 - 1 इक्वल्स टू 1/30। कितना आया भाई, 1/30 इक्वल्स टू 3/4v। तो 4v किसके बराबर आया, 90 के बराबर, और 4v क्या था मेरा, u, तो u कितना आया भाई, 90 सेंटीमीटर, और ये नेगेटिव आया है, नेगेटिव का मतलब ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट की तरफ लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 90, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, खत्म सवाल, 90 सेंटीमीटर, ठीक है जी। 4v u के बराबर है ना, तो 4v को सीधा u लिख दिया, तो आंसर -90 सेंटीमीटर। क्लियर, यस मैम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया होगा। रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था mv/qb। यस सर। यस मैम। Yes, ma'am. पेपर तो बहुत आसान आया है इस बार, तो तुम्हारे पूरे आने चाहिए थे फिजिक्स में, 70-80 तो पहुंचना चाहिए था। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू मैग्नेटिक फील्ड बी, तो बस किसका रेशो पूछा है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का। रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो अब चार्ज और बी ये दोनों तो सेम है, जितना प्रोटॉन पे चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन पे, सेम मैग्नेटिक फील्ड में गया है, तो इनके रेशो कैंसिल हो जाएंगे। प्रोटॉन का कितना मास दे रखा है, 180 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, तो 182 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी दे दी है, 10v, और प्रोटॉन की v, इससे ये मर गया, इससे ये मर गया, 0 से 0 मर गया, यानी 182/1, ऑप्शन डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अभी ग्रेविटेशन में यही चीज पढ़ाई थी कि देखो अब सबसे नजदीक प्लैनेट कब है, जब ये ए वाले पोर्शन पे है, इस वाले पोर्शन पे है, या यहाँ है। ये 3 प्लैनेट की सबसे नजदीक पोजीशन है, तो यानी ये कौन सा क्रॉस सेक्शन हुआ मेरा, साफ साफ दिख रहा है BAD। तो BAD की तरफ तुम्हारा जो प्लैनेट है इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, बट एरिया इसने सेम ही कवर करना है, ज्यादा एरिया कवर कर नहीं सकता, एरिया सेम ही कवर करके आएगा। अगर एरिया सेम कवर करना है तो इसने अपने टाइम को क्या करना पड़ेगा, इसका टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम घट जाएगा ना, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई तो टाइम जो लगेगा इसको यहाँ से यहाँ तक कवर करने में वो कितना लगेगा, कम लगेगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ना, DAB इज लेस देन BCD, क्योंकि BCD में तो दूर है, यहाँ है प्लेनेट, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कम, वेलोसिटी कम तो टाइम ज्यादा लेगा, करेक्ट। तो ये वाला तो नहीं होगा। अब बोला है CDA और ABC, बताओ CDA और ABC में क्या होगा, बराबर समय लेना चाहिए, CAD और AD बराबर समय, इक्वल टाइम होना चाहिए, तो ये इसमें कोई भी कम ज्यादा नहीं होगा, दे विल टेक इक्वल टाइम, ठीक है जी। 10वां, स्फेरिकल वेव फ्रंट इज प्रोड्यूस, सही आंसर है, स्फेरिकल वेव फ्रंट ही प्रोड्यूस होता है पॉइंट सोर्स से, ट्रू। इट इज बिकॉज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सोर्स, सही बात है। अगर स्फेयर है तो हर पॉइंट से जो भी तुम्हारा लोकस है वो क्या होगा,
एट ऑल पॉइंट शुड बी सेम, क्योंकि स्फेयर है, ये भी ट्रू है। तो असर्शन इज करेक्ट रीजन एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 11th का बोलो, कौन सा ग्राफ है ये? जोर गेट बनेगा ना, जोर गेट बन रहा होगा। देखो ए नॉट यानी ए बार, यहाँ पर बी, दोनों का एंड गेट है तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी ए बार डॉट बी। यहाँ पर बी का बार है और ए एज इट इज आया है, तो यानी ए एज इट इज बी का बार, और गेट यानी दोनों को ऐड कर दो, तो ए बार बी प्लस ए बी बार। कौन सा गेट है ये? जोर गेट। तो ये जोर गेट फॉर्म हुआ है, ठीक है। इसका उल्टा क्या होता है? नॉर, एक्स नॉर, सॉरी, एक्स नॉर क्या होता है? ए बी प्लस ए बार बी बार, याद है? ये एक्स नॉर भाई साहब होते हैं। इनके जो वो भी लिखवाए थे ना, तो मैं जोर और एक्स नॉर के इवन ऑड वाले एक बार वो उन पर भी नजर मार लेना, इवन नंबर में ऑड नंबर में क्या होता है। तो इसकी ट्रुथ टेबल बना लोगे अब जोर गेट की, तो ये जोर गेट है, इसकी ट्रुथ टेबल बना लेना, ठीक है, इजी है। देखो ये तो कल ही कराया था तुम्हें क्वेश्चन सरफेस टेंशन का, करके आए हो ना इसे? यस मैम। कोई छोड़ के तो नहीं आया इसे? अगर इसे छोड़ा है तो फिर फ्लोट कराने का कोई मतलब नहीं है। सरफेस एनर्जी की बात है, सरफेस एनर्जी कल ही कराई थी, किसके बराबर होती है? टेंशन इनटू एरिया, ठीक है, यही होगी, टेंशन इनटू एरिया के बराबर। बस अब इन्होंने तुम्हें क्या बोला है कि रेशो ऑफ एनर्जी ऑफ एन ड्रॉप्स टू द रेशो ऑफ एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप। तो एनर्जी ऑफ एन ड्रॉप अपॉन एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप, टेंशन सेम ही रहने वाली है। एन ड्रॉप में एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई। मान लो छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, मिलके बड़ी ड्रॉप बन गई। छोटी ड्रॉप का एरिया स्मॉल आर, बड़ी ड्रॉप का एरिया सॉरी रेडियस कैपिटल आर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, लेकिन इसमें मेरे पास कितनी ड्रॉप है? एन, तो एन से मल्टीप्लाई जरूर करना, डिवाइडेड बाय बड़ी ड्रॉप का टेंशन टी, एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, नंबर क्या है? ए की ड्रॉप है तो 1, टी से टी कट गया, 4 पाई से 4 पाई मर गया, तो क्या आया? एन स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो यानी आर और कैपिटल आर में रिलेशन इनिशियल वॉल्यूम फाइनल के बराबर। इनिशियली 1000 है, एक की कितनी वॉल्यूम है? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, फिर ये बड़ी बन गई तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? कैपिटल आर क्यूब, सॉरी क्यूब करो, 4 पाई से 4 पाई मर गया, क्या बचा अब? 1000 स्मॉल आर क्यूब इक्वल्स टू कैपिटल आर क्यूब। 1000 थोड़ी है, कितनी है मेरे पास? एन है ना, एन है ना, नंबर नहीं दिया हुआ, ठीक है, सॉरी बेटा नंबर नहीं दिया हुआ, एन ही दिया हुआ है, एन है तो फिर एन ही रखो, एन आर क्यूब। कितना हो जाएगा अब आर की वैल्यू? R root n. एन की पावर 1/4 और आर एज इट इज है ना, तो रख दो ई एन अपॉन ई बी, एन आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। आर स्क्वायर है तो देखो एन की पावर फिर 2/3 हो जाएगी, आर की पावर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हो गया, एन की पावर 1 माइनस 2/3 कितना आ गया? एन की पावर 1/3 आ गया, कितना आया? 1/3. 1/3। तो 1/3 तो है ही है ना, तो एन की पावर 1/3 रेशो 1, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है जी, डी ऑप्शन। गर्व करके आया है इस क्वेश्चन को, गौरव, सॉरी गौरव, किया है तुमने ये सवाल? Yes मैम कर रहा था। छोड़ा तो नहीं है कि छोड़ दिया? मैम सही किया था एकदम। 13 सही किया था? मैम ये गलत हो गया। वाह, 12 से गलत करते जाओ, अब 11th सही करते जाओ, ठीक है। वर्क डन बाय बैटरी, देखो यहाँ पर मैंने तुम्हें 3-4 चीजें सिखाई थी कि बैटरी का वर्क डन क्या होगा। क्या फॉर्मूला था वर्क डन बाय बैटरी का? हाफ CV बेसिक फॉर्मूला सिखाया, हाफ सीवी स्क्वायर एनर्जी स्टोर होता है। वर्क डन का फॉर्मूला था डेल्टा क्यू इंटू वी, डेल्टा क्यू इंटू वी बेसिक फॉर्मूला। हीट लॉस का भी एक फॉर्मूला सिखाया था, डेल्टा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, डायरेक्ट फॉर्मूले सिखाए थे ये। अब वर्क डन बाय बैटरी यानी बैटरी ने कितना चार्ज घुमाया है मल्टीप्लाई बाय वी इज योर बैटरी का पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, सवाल है क्या। यहाँ पर पहले मेरे पास एक कैपेसिटर था,
इस कैपेसिटर पर पहले हमने प्लस और ऐसे माइनस ऐसे करके इसको चार्ज किया। इसको चार्ज जब तक किया जब तक इस पर 2Q0 का चार्ज स्टोर नहीं हो गया। तो यानी इसने 2Q0 का, अबे यार अटक क्यों जाती है। तो इसको हमने चार्ज दिया कितना, 2Q0 का चार्ज स्टोर कराया। इसका कैपेसिटेंस C है, तो बेटा इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, Q इक्वल्स टू CV होता है। चार्ज कितना है इसके पास, 2Q0 अपॉन C, ये है इसका वोल्ट इनिशियल। अब तुमने क्या किया, इसको उठा के इसी कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी का टर्मिनल देखो, बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, यानी आपने इसको ऐसे जोड़ा, यानी पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। बैटरी का पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, Q0/C। सिंपल सी बात, साधारण सी बात ये है, यहां पर तुम्हें बैटरी का पोटेंशियल V दिया हुआ है, ठीक है, बैटरी का पोटेंशियल यहां पर V है। इसके पास इनिशियल चार्ज था 2Q0। अब मुझे एक बात बताओ, ये है पॉजिटिव चार्ज, ये बैटरी है नेगेटिव बैटरी। अब देखो पहले इसके पास कितना पोटेंशियल था बेटा, VI की मैं बात करूं तो 2Q0/C। V जो फाइनल है ये कितना है, Q0/C, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब पहली चीज तो ये हुई कि दोनों का पोटेंशियल अलग है ना। तो चार्ज रीट्रांसफर होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, कब तक, जब तक इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल किसके बराबर नहीं हो जाता, इस बैटरी के पोटेंशियल के बराबर। इतनी बात सही है। तो इसका मतलब फाइनली ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, ये कैपेसिटर की प्लेट है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये V, यानी यहां पर जो चार्ज आएगा इस कैपेसिटर के पास, ये कितना आएगा, Q0 आएगा ना, क्योंकि इसके पास भी वही पोटेंशियल रहेगा जो इस बैटरी के पास है, V फाइनल, यही V फाइनल इसके पास आएगा। यानी इसके पास कितना फाइनल पोटेंशियल कितना आना चाहिए, Q0/C। कैपेसिटेंस चेंज ही नहीं हो सकता, C विल रिमेन सेम। इसका मतलब इसके पास जो पोटेंशियल चार्ज आया वो आया Q0। Q0 तो आ गया, वो तो ठीक है, लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो बैटरी की ये प्लेट भी तो नेगेटिव होगी, यानी ये वाला चार्ज माइनस और ये वाला चार्ज प्लस। तो इस पर कितना चार्ज आया इस प्लेट पे, देखो इस प्लेट पे पहले +2Q0 था, अब कितना आया इस प्लेट पे, -Q0। बात समझ में आई है मेरी, पहले प्लस था, देखो एक प्लेट का चार्ज देखते हैं, ये पहले इस प्लेट का चार्ज +Q था, अब -Q आया। मुझे बताओ बैटरी ने कितना चार्ज ट्रांसफर किया, बोलो। पहले उस +2Q को 0 किया, पहले उस +2Q को 0 किया होगा, तो यानी 2Q घुमाया। लेकिन अभी इस बैटरी पर चार्ज 0 नहीं है, कितना है, -Q0। तो इसका मतलब Q0 और घुमाया, तो टोटल चार्ज कितना घुमाया बैटरी ने, ΔQ 3Q। 3Q0। हाँ, तो ये ΔQ यहाँ पर 3Q0 होगा। V कितना है पोटेंशियल बैटरी का, Q0/C, Q0/C कितना आ गया, 3Q0² ठीक है। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है, ये सारी चीजें एज इट इज हैं, लेकिन मैंने इस बैटरी को सेम टर्मिनल से जोड़ा है, तो कितना बैटरी वर्क डन करेगी, बोलो। सारी चीजें एज इट इज है, बस मैंने इस बैटरी को, पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से ही जोड़ा है, कितना वर्क डन होगा, बोलो। अब सुन रहे हो मेरी बात, ये पहले बैटरी थी, सॉरी ये पहले कैपेसिटर था, प्लस 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 एक प्लेट, इस पर कितना चार्ज था, 2Q0। अब मैंने क्या बोला है, एज इट इज है सारी चीज, तो इसका मतलब चार्ज तो इस पर Q0 ही आएगा, लेकिन अब तुमने इसको प्लस से जोड़ा है, तो इधर किसका चार्ज आया, प्लस का। तो बैटरी ने सिर्फ कितना चार्ज घुमाया, पहले 2Q0 था, अब प्लस का ही Q0 है, तो कितना घुमाया। तुम्हारे पास पहले 2 टॉफी थी, उसमें से अब एक टॉफी रह गई, तो मैंने कितनी टॉफी ली,
एक टॉफी। तो यानी बैटरी ने जो चार्ज घुमाया वो सिर्फ कितना घुमाया, Q0 का चार्ज घुमाया। ठीक है। अब पहले वाले केस में क्या हुआ था, तुम्हारे पास 2 टॉफीज थी, 2 टॉफीज थी। अब 2 टॉफीज को क्या किया, 2 के 2 तो ले ली, उसके अलावा एक और लोन कर दिया तुम्हारे ऊपर, तो वो -Q, माइनस में चला गया। तो इसीलिए बैटरी ने जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया वो कितना किया, 3Q0। ये बात समझ में आई। तो ये टर्मिनल्स वाली चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्लियर, आगे बढ़ू? नहीं Yes, हुआ ma'am. क्या अभी भी? नहीं आया समझ? आ गया मैम। अब तो आ जाना चाहिए भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझा सकती अब। फोर्टीन्थ हो जाएगा। चेंज इन लेंथ पूछा है, बस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन करना है। स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स किसकी वजह से लग जाएगा यहाँ पे, सिंपल सी बात है, बताओ। अगर कोई उस चेन पे पकड़ के बच्चा पुल कर रहा है तो कौन सा फोर्स लगेगा, सिर्फ वेट। वेट अपॉन एरिया कर देना, यहाँ से स्ट्रेस आ जाएगा। डेल्टा एल निकालना है, लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर का, हो जाएगा जी, हो जाएगा। ठीक है, आसान सवाल है। 15वां बोलो, इंफ्रारेड। अब देखो सबसे पहले यूवी रेज का ही निकाल लेते हैं। यूवी रेज क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है ओजोन, सॉरी ओजोन लेयर यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है। रेडियो वेव्स, ब्रॉडकास्टिंग। अब देखो ये 2 तो सब बच्चे टिक कर लेंगे। अगर जेई तुम्हें इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी देना चाहता है तो चारों के ऑप्शन अलग कर देगा। ठीक है। अब इंफ्रारेड भी पता होना चाहिए। इंफ्रारेड क्या करता है, मस्कुलर पेन को ट्रीट करता है। आंखों में जो लेजर होती है उसमें भी कौन सी रेज डालते हैं, लेजर के लिए आई लेजर, शांत। और यही सवाल में होता ना तो फटाक से बताते। बताओ लेजर के लिए यूवी होती है कि इंफ्रा होती है? यूवी। यूवी रेज से करते हैं क्या, इंफ्रा होना चाहिए यार। हाँ, लेसिक सर्जरी एक तरह से होगी। लेसिक सर्जरी किससे होनी चाहिए, इंफ्रा से होना चाहिए। अल्ट्रा से होती है। मैम यूवी रेस से तो आंखें खराब और हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता। मैम यूवी होगी। मेरे हिसाब से तो इंफ्रा होना चाहिए। यूवी था मैम। देखो इंफ्रा भी हो सकती है, यूवी भी हो सकती है। मोस्ट अप्रोप्रिएटली मैंने क्या बताया था बेटा, एक बार प्लीज चेक कर लेना। ईएम वेव के रेट उसमें होगा। ठीक है, क्योंकि जेई का फिक्स्ड आंसर होता है। बाकी अगर हम इंटरनेट पे चेक करेंगे तो इंफ्रा टू यूवी दोनों तरीके की हो सकती हैं, बट जेई ने क्या आंसर दिया है पिछले सालों में वही तुम्हारा अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए। तो जो मैंने क्लासेस में लिखवाया है उसी के अकॉर्डिंग देख लेना, ईएम वेव के नोट्स में मिल जाएगा। क्लास में ही देखना, क्लास के नोट से ही चेक करना। ठीक है। तो इंफ्रारेड, इंफ्रारेड एक तो ये हो गया मस्कुलर स्ट्रेन के लिए, और एक्सरे हो गया डिटेक्ट फ्रैक्चर ऑफ बोन्स। तो यहाँ से तो सीधा तुम्हारा ए बी क्यू सी एस, सी का आर होगा ना, एपी बी क्यू सी आर डी एस, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से तो फटाफट से। ठीक है जी, ये आ जाती है। मैं आज देख रही थी, एक बच्चा मेरे से ईएम वेव्स में C इक्वल्स टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट और V इक्वल्स टू 1/μr एप्सिलॉन r। बताओ इसके इस ये क्वेश्चन था इस फॉर्मूले से रिलेटेड, कह रहा था मैम ये क्वेश्चन करवा दो। बताओ 20 दिन जिस बच्चे के पेपर में रहे हैं और जो बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अभी एबल नहीं है उसको क्या करा दूं मैं फिजिक्स में।
क्योंकि क्लास नहीं लेते ना रेगुलर। 16th हो गया था पक्का बताओ किस किसने किया था ये? मैम हो गया हो गया। Wheatstone था। पहले भी आया था मैम, इस पे वेट एक मैं बताऊं, जब मैं एक बार जब मैं पेपर सॉल्व कर रही थी तो मैं इन 15वें क्वेश्चन पे 15 क्वेश्चन फटाफट फटाफट फटाफट, अरे वाह वाह वाह, लास्ट में आगे 16वें क्वेश्चन पे 1 मिनट के लिए मैं भी ऐसे देख रही थी, अच्छा करंट यहाँ से जाएगा यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वो हुआ ही नहीं सीरीज पैरेलल से। फिर देखा अच्छा ये तो व्हीटस्टोन बन रहा है ना, यस ये मैम। बन रहा था व्हीटस्टोन, है ना। तो मैं भी इसी क्वेश्चन पे आके थोड़ा सा हो गया था कि ये ही क्वेश्चन था जो इन 25 सवालों में जो मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लगा, क्योंकि व्हीटस्टोन है ही ऐसा, एकदम से पहचान नहीं सकते, जब तक माइंड में ना आए ना, एकदम से स्ट्राइक ना करे तब तक डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए व्हीटस्टोन के क्वेश्चंस को पहचान लेना, 5 या 6 जहां पर रेजिस्टेंस लगे हों और सीरीज पैरेलल बने ही ना, तो फिर अपने आप समझ जाना कि ये कहीं ना कहीं व्हीटस्टोन है। ठीक है, ये भी तुम्हारा इसलिए हो गया इस बार। क्या कह रहे हो राहुल? ये क्वेश्चन पहले भी आया था किसी टेस्ट में ना, इसलिए हो गया था। हाँ तो देखो ये तो इस वजह से हो गया, बट जब पेपर में बैठोगे तो सेम क्वेश्चन थोड़ी आएगा, वहां तो बहुत तरीके से व्हीटस्टोन बना सकते हैं। यस। तो जहां सीरीज देखो, अगर मैं इसको सीरीज पैरेलल से करने की कोशिश करूं तो देखो, तुम चलोगे, तुम ए पॉइंट पे पहुंचोगे, तुमने करंट डिवाइड किया, कुछ I1 यहाँ चला गया, कुछ I2 यहाँ चला गया, अब यही I1 यहाँ से जाते हुए इस बी में जाएगा, सिमिलरली ये I2 में से कुछ I2 डैश यहाँ चला गया और कुछ I2 का डबल डैश सपोज करो ये चला गया, अब यही करंट आगे से फिर यहाँ से जा रहा होगा। तो यहाँ पर अब मैंने अगर सीरीज पैरेलल बनाया ना तो बना ही नहीं कि किसको किस में ऐड करें, क्योंकि अगर 2 4 का मैं सीरीज लगाती हूँ कि 2 और 4 में तो सेम करंट जा रहा है, तो 2 और 4 को सीरीज लगा दो 6, फिर ये I डबल डैश सीधा इस 4 ओम में जाके ऐड हो रहा है ना। तो यहाँ पर ये 4 ओम वाला दिक्कत क्रिएट कर रहा है कि अगर इस 4 ओम से करंट जाएगा वो इस वाले में ऐड हो रहा है, तो वो तो हम कर ही नहीं सकते सीरीज पैरेलल में। फिर बाद में देखते हैं कि ये CD वाला तो रेजिस्टेंस किसी काम का ही नहीं है, बाद में जब व्हीटस्टोन करोगे तो देखोगे ये CD वाला रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं निकलता। ठीक है, तो CD वाले को उड़ा दो और बाकी सिंपल व्हीटस्टोन बन जाएगा, सॉल्व कर लेना, हो जाएगा ना। अब तो यस मैम। CD वाला उड़ेगा। ठीक है, 17th हो गया था। यस मैम। 7th, जब भी हमारे पास ये आए कि 2 वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, अगर ये लगती है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इफ दे आर परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट होकर 0 आ जाता है। तो बस यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालो, वेलोसिटी निकालो, दोनों वेक्टर हैं, अगर परपेंडिकुलर हुए तो 0 के बराबर हो जाएगा, वहां से समय निकाल लेना। वेलोसिटी निकालने के लिए dr/dt करना है और एक्सेलरेशन निकालने के लिए d²r/dt करना है बस। ठीक है, डबल डेरिवेशन और सिंगल डेरिवेशन। देख लो, इससे आसान पेपर तो क्या ही मिलेगा। 18वां बोलो। 18th हुआ। 18th देखो, 18th करते हैं। क्या कहा है, हमारे पास 2 आइडेंटिकल कंटेनर्स हैं A and B having same volume of an ideal gas. An ideal gas, that means same ideal gas है 2 अलग अलग कंटेनर्स में, लेकिन दोनों कंटेनर्स कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। ठीक है जी, यहां से सारा क्वेश्चन देखो यहीं से सॉल्व हुआ है। एन आइडियल गैस, एक ही गैस है, सवाल खत्म। अगर सेम टेम्परेचर पे है, सॉरी क्या लिखा था, सेम टेम्परेचर है, सेम वॉल्यूम है, दोनों में बस हमने मास अलग लिख दिया कि एक कंटेनर में मास m1 है, दूसरे में मास m2 है, और m1 कितना है, 3/2 ऑफ m2 है, यानी दोनों कंटेनर में जो गैसेस का मास है वो मास अलग अलग है। एक गैस इन ईच सिलेंडर एक्सपेंड आइसोथर्मली, आइसोथर्मल का मतलब होता है PV इक्वल्स टू nRT, दैट मीन्स PV जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, PV कांस्टेंट है। अगर गैस का एक्सपेंशन हुआ है कहां तक, उसकी वॉल्यूम को डबल कर दिया गया। अब देखो, अगर बेटा वॉल्यूम डबल हुआ है और ये कांस्टेंट होना चाहिए, दैट मीन्स प्रेशर को घटना पड़ेगा, और प्रेशर कितने से घटेगा, अगर PV कांस्टेंट रहे तो मुझे बताओ, वॉल्यूम डबल हो गई तो प्रेशर को कितना होना पड़ेगा, P' कितना होना पड़ेगा, ये कांस्टेंट रखना है ना, कंडीशन ही है कि PV का प्रोडक्ट शुड बी कांस्टेंट।
अगर वॉल्यूम डबल हुई है दैट मीन्स प्रेशर कितना होगा, हाफ हो जाएगा। पी बाई हाफ हाफ होना है ना। हाँ, दैट मीन्स पी डैश इनमें पी बाई 2 होगा दोनों में। दोनों कंटेनर्स आइडेंटिकल हैं, दोनों में वॉल्यूम को ट्वाइस किया गया है, दैट मीन्स दोनों कंटेनर्स का जो फाइनल प्रेशर है वो पी बाई 2 ही होना है। अब यहाँ पर चेंज इन प्रेशर दे दिया कि अगर ए का चेंज इन प्रेशर 300 पास्कल है तो बी का चेंज इन प्रेशर कितना होगा। ठीक है, चेंज इन प्रेशर की बात आई, कैसे निकालोगे भाई चेंज इन प्रेशर। पी फाइनल हम लिखते हैं, पी फाइनल कितना हो जाएगा, पी फाइनल हुआ हमारा पी इनिशियल के आधे के बराबर है ना। और पी फाइनल हम मान लेते हैं कि पहले प्रेशर पी था, तो डेल्टा पी क्या लिखोगे, चेंज इन प्रेशर कंटेनर ए के लिए लिखते हैं, आप लिखोगे पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, बस इतना लिखते हैं, छोड़ो। आपने चेंज इन प्रेशर लिखना है, आप लिखोगे कि मैम फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं ए ब्लॉक ए वाले कंटेनर के लिए। अब फाइनली जो प्रेशर होना है वो कितना होना है भाई, P बाई 2 होना है। इनिशियली कितना था, इनिशियली P था। ठीक है, तो प्रेशर यहां से कितना आया, चेंज इन प्रेशर बोलो, P बाई 2 आया। चेंज इन प्रेशर ही P बाई 2 है। और यहाँ पर मुझे ये P बाई 2 ही कितना दिया हुआ है, 300 पास्कल, तो यानी मेरा P कितना आया यहाँ से 600 पास्कल। ठीक है, ये कौन सा प्रेशर निकाला है मैंने, A का। अच्छा जी, अब B में क्या होगा मुझे बताओ। NRT, N नंबर ऑफ मोल्स, RT सब कांस्टेंट है। B वाले में क्या करेंगे, PV वो उसका भी यही करोगे, P फाइनल माइनस P इनिशियल। अगर मैं यहाँ से M1 बाय M2 निकालूं, ये मेरा 3 बाय 2 आया। ठीक है, अब पहले वाले में देख लेते हैं कि पहले वाले में वॉल्यूम और टेम्परेचर तो सेम है। देखो PV इक्वल्स टू NRT, तो पहले बोला है कि सेम वैल्यू सेम वॉल्यूम है सेम टेम्परेचर पे। तो पहले वाले में अगर इनिशियली मैं इक्वेशन लिखूं, इनिशियली PA VA इक्वल्स टू सेम टेम्परेचर, N तो एज इट इज, R एज इट इज, सेम टेम्परेचर T। ठीक है, वॉल्यूम भी सेम है तो वॉल्यूम को भी क्या लिख दो, V लिख दो, इनिशियल कंडीशन लगाएंगे ना। ठीक है, B के लिए प्रेशर B, वॉल्यूम सेम बोला है उसने, NR सेम टेम्परेचर T था, डिवाइड करो, NRT से NRT मर गया। अच्छा N भी तो अलग अलग आएगा, N तो अलग आएगा ना, गिवन मास अलग है। करेक्ट करेक्ट, रुको, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, यहाँ लिखो Na अपॉन NB, R मर गया T मर गया, तो क्या आया देखो, PA अपॉन PB किसके बराबर आया, Na अपॉन NB के बराबर आया, Na अपॉन NB आया। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास तो सेम गैस है तो सेम ही होना है, हाँ या ना। तो यानी आप क्या लिखोगे, Ma अपॉन MB लिखोगे। Ma कितना दिया हुआ है, Ma अपॉन MB, यानी M1 बाय M2 का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3 बाई 2। यानी जो इनिशियल PA था वो किसके बराबर है, PA अपॉन PB इक्वल्स टू 3 बाई 2। PA मैंने कितना निकाला है, 600। PA अगर 600 है तो बेटा PB कितना हुआ है, PB निकालो कितना हुआ, 12/3। PB कितना हुआ, 6 दूनी 1200/3, 400, 3 छक्के 12, ये भी 600 कैसे आ रहा है, चौके 400। यानी इनिशियली बी गैस का प्रेशर कितना था, 400। इसका आधा कर दो, क्योंकि होना तो इसमें भी आधा ही है, क्योंकि इसकी वॉल्यूम में डबल हुई है। अगर ये डबल हुआ है, इसकी वॉल्यूम डबल हुई है, तो फाइनली P डैश B ने भी आधा होना है। आधा होना है, 400 का आधा कितना होगा, 200 पास्कल। बोलो, देखना एक बार आंसर कितना आ रहा है इसका, कितना आंसर है इसका, 200 ही है ना, 200। हाँ 200 ही। तो बस इसमें कॉन्सेप्ट यही था कि
अगर वॉल्यूम डबल हुई है और पीवी कांस्टेंट है तो प्रेशर ने हाफ होना है। ए कंटेनर के लिए भी हाफ होना है, बी के लिए भी हाफ होना है। अब शर्त ये है कि इनिशियल प्रेशर नहीं मालूम कितना है, क्योंकि इनिशियल देखो क्या बोला है, सेम टेम्परेचर पे सेम वॉल्यूम है। तो इनिशियली अगर टेम्परेचर सेम था तो वॉल्यूम सेम थी, बट प्रेशर तो देखो क्या है, नंबर ऑफ मोल से हमने प्रेशर का कन्वर्जन निकाल लिया, तो इनिशियल टेम्परेचर आ गया पीबी का 400। क्लियर हुआ? समझ आया कुछ क्या करा है मैंने किसी को? यस मैम। सक्षम यस मैम। बेटा क्लियर हुआ कुछ? यस मैम। पक्का? यस मैम। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी। यहां से क्या पता चलता है कि अगर मोलर मास अलग अलग है तो भी हमें चीजें ध्यान देनी है। सॉरी, नॉट मोलर मास, गिवन मास। गिवन मास यहाँ पर अलग अलग है, तो देखो इनिशियल प्रेशर भी अलग आया है। ओके, 19वां हो गया था, इजी था 19वां भी। यस यस मैम। 19, हाँ क्या है 19 में? देखो इसमें कहा है कि, क्या कहा है कि हमारे पास किसी स्पेक्ट्रम से क्या मिल रहा है, 10 वेवलेंथ अराइजिंग ऑल पॉसिबल ट्रांजिशन। किसी इमिशन स्पेक्ट्रम हो रहा है, वहां से मुझे 10 वेवलेंथ मतलब 10 पॉसिबल ट्रांजिशन पॉसिबल है। 10 वेवलेंथ का मतलब है कि 10 तरीके से जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट तक पहुंच सकता है। 10 तरीके हैं, तो इसके पास मुझे ये निकालना पड़ेगा कि फाइनली मेरा इलेक्ट्रॉन किस स्टेट में बैठा है। तो किस स्टेट में बैठा है, क्या फॉर्मूला होता है इमिशन स्पेक्ट्रम का? फॉर्मूला है ना n2 माइनस n1 अपॉन n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2। देखो इसमें तुम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी निकाल सकते हो। तुम्हारे जो आंसर की है ना उसमें n, अभी देख दो, इक्वल्स टू ये किसके बराबर आ जाएगा, 10 के, क्योंकि ये हमारे पास इमिशन स्पेक्ट्रा दिया हुआ है। फाइनली कहाँ आना है इलेक्ट्रॉन ने? फाइनली ग्राउंड स्टेट में, और ग्राउंड स्टेट n1 कितनी होती है? ग्राउंड स्टेट 1। ग्राउंड स्टेट 1 है तो n माइनस 1, n माइनस 1 प्लस 1 ओनली n अपॉन 2 इक्वल्स टू 10। इसको सॉल्व कर लोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। कर लेना, आराम से आ जाएगी, ठीक है। अगर n की वैल्यू 5 आ गई तो अब क्या करना है? अब आगे कहा है एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स, बेटा इंपल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ी है? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम मैकेनिक्स में बहुत बहुत ma'am. बेसिक है कि इंपल्स किसके बराबर होता है। वैसे तो फोर्स मल्टीप्लाई टी होता है, और फोर्स किसके बराबर होता है? डीपी बाय डी के। तो यहाँ से डीपी किसके बराबर आ गया? एफ डी टी के। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ कि जो इंपल्स है वो किसके बराबर है? डीपी। डीपी क्या है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, तो यानी मेरा इंपल्स चेंज इन मोमेंटम है। तो ये लीनियर इंपल्स है, तो एंगुलर इंपल्स किसके बराबर हो जाएगी? एंगुलर मोमेंट्स, एंगुलर इंपल्स चेंज इन, क्या कह रहे हो? हाँ, तो इंपल्स किसके बराबर हो जाएगी? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, डेल्टा एल, एंगुलर मोमेंटम। तो अगर तुम्हारा एन जो है 5 था, यानी फाइनली तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, सॉरी इनिशियली तुम्हारा इलेक्ट्रॉन 5वें एनर्जी लेवल पे है, और फाइनली तुम्हारा इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी लेवल पे आ जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम नहीं निकाल सकते आप? फाइनली NH अपॉन 2 पाई, इनिशियल NH अपॉन 2 पाई, यही होगा ना एंगुलर मोमेंटम। फाइनली 1 पे आ गया तो n की वैल्यू 1, कितना? H अपॉन 2 पाई। इनिशियली 5 पे था तो n की वैल्यू 5, कितना? 5 अपॉन 2 पाई। माइनस कर दो, डेल्टा एल यही हो जाएगा, एल इनिशियल माइनस एल फाइनल, और यही मेरा एंगुलर इंपल्स, जे से डिनोट कर देती हूँ। तो कितना आ जाएगा? 5h अपॉन 2 पाई माइनस h अपॉन 2 पाई, कितना आ गया? 4h अपॉन 2 पाई, और ये कितना आया? 2h अपॉन पाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2h अपॉन सी खत्म। तो एंगुलर इंपल्स होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। गॉट इट? 20वां तो फटाक से करा होगा सब लोगों ने, यस मैम। फ्री का मार्क्स मिल गया Yes, इसमें। तो ma'am. उन्होंने नहीं किया तो देखो सरफेस ए, सरफेस ए ये पूरा है,
जिसमें 4 चार्ज आ रहे हैं, Q, -2Q, 3Q और 5Q। बी वाले में -Q और 2Q और 3Q, ये 3 आ रहे हैं। बस एडिशन वेडिशन करके निकाल लेना। सबने किया होगा, आई डोंट थिंक ये तो कराने की भी जरूरत है 20 वाला तो। ठीक है, 21 वाला बोलो। 21 वाले में देखो मैंने तुम्हें कराया है कि अगर मेरे पास कोई एक लीनियर कंडक्टर है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड में उसकी वेलोसिटी v से मैं उसको लेके जाती हूँ, v वेलोसिटी से, तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया था, ये एक ईएमएफ बन जाती है। बैटरी, बैटरी भी कैसे, वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स रखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपना पाम रखो, जो थंब है वो तुम्हें प्लस वाली बैटरी की डायरेक्शन देती है, यानी इस तरीके से ये ईएमएफ बन जाएगी। ठीक है, और ये ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आता है, जहां थंब आएगा उधर प्लस टर्मिनल बनेगा। ये ईएमएफ किसके बराबर आता है, बीवीएल। कंडीशन ये थी कि ये बीवीएल आपस में क्या होना चाहिए, ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सिखाया था, ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, खत्म। अब जैसे ये ए बी है, ए बी है तो वेलोसिटी किधर है, देखो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेना है, पहली बात तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लो जो इसके परपेंडिकुलर हो, यानी ये, तो ये कौन सा हो जाएगा, v cos 60 डिग्री। ठीक है, तो वेलोसिटी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो कहां पर आया टर्मिनल, प्लस ये, तो ये इस तरीके से बैटरी बन जाएगी। ये ए है और ये बी है, तो ए पॉइंट देखो, इसीलिए प्लस का VA माइनस VB पूछा है, क्योंकि ए टर्मिनल बड़ा है, तो VA माइनस VB इक्वल्स टू BVL cos 60 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 2 टेस्ला, वेलोसिटी 8, लेंथ 50 सेंटीमीटर है, 50/100, cos 60 डिग्री 1/2 है ना, 50 दूनी 2, 2, 2, 4 आ जाएगा शायद, देख लेना, k की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, ये देखो कितना आसान क्वेश्चन था, कर लिया होगा सभी ने आई थिंक, कि छोड़ा है भाई, ऐसे क्वेश्चन मत छोड़ाना, अगर ऐसे क्वेश्चन छोड़ाओगे फिर तो पता नहीं क्या ही करके आओगे, मुझे नहीं पता। 22वां, ये तो देखो क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला, है कर लिया था सबने कि नहीं किया, कर लिया भाई फॉर्मूला याद रखना। देखो मेरे को फॉर्मूले अभी, मुझे फिलहाल इसका फॉर्मूला याद नहीं है, बट तुम्हें होना चाहिए। क्या फॉर्मूला था इसका, and lambda is equal to mu dt into minus mu 1 म्यू -1 t अपॉन n। थिकनेस, में कैपिटल D डिवाइड में स्मॉल d। देख लेना, ठीक है, पता नहीं क्या बता रहे, कराया तो हुआ है मैंने, जिसको याद नहीं है भाई डू योर होमवर्क, इसका फॉर्मूला याद करो, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड, नोट्स खोलो, वेव ऑप्टिक्स कराया था उसमें भी कराया हुआ है फॉर्मूला बेस्ड, अभी रिवीजन क्लास में जो कराया था उसमें भी कराया हुआ क्वेश्चन है। 23वां नहीं करेंगे, 24वां 25वां बोलो। 24वां तो देखो ये क्वेश्चन ही तुम्हें इनकम्प्लीट क्वेश्चन था, राइट, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है बेटा, अपने आप को दोष मत देना, ये सवाल ही गलत है। ठीक है, 25वां बोलो। 25वां कर लिया था, देखो इसमें तुम्हें क्या दिया हुआ है, ये ना ऐसे रेजिस्टेंस के क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत रिपीट भी हुए हैं, 2024 में भी आया था, ये पैरेललो पाइप करके बना देते हैं, ये है ना, पैरेललो पाइप बना देते हैं, जिसमें इस तरीके का ट्यूब बॉक्स बन जाता है ये। कैसे बनाऊं, ठीक है, थोड़ा सा ही बन गया डायग्राम तो, ठीक है, इस तरीके का एक बन जाता है ये बॉक्स टाइप का। ठीक है, रुको, इस तरीके सही बन गया। ठीक है, इसमें तुम्हारी क्या होगी, ये क्यूब नहीं है, ये पैरेललो पाइप है, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या है, ये तीनों अलग अलग होंगी। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट ऑल आर डिफरेंट। तो इसमें तुम्हें कह देंगे कि कई बार की मैक्सिमम जो लेंथ है उसके अक्रॉस निकालो,
जो मैक्सिमम या शॉर्टेस्ट लेंथ है उसके अक्रॉस निकालो, है ना, इसके अक्रॉस बोल दिया जाता है। तो देखो जैसे मान लो ये मेरे पास ये लेंथ हो गई, ये हमारी लेंथ है, ठीक है जी, ये मैंने लेंथ मान ली। ये क्या मान लू, ये हम ब्रेथ मान ले, विड्थ है, और ये मेरी हाइट हो जाएगी। बोलो, ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये हाइट है। अब ये तीनों क्या है, तीनों अलग अलग हैं। अब इसमें तुम्हें बोला है कि एक तो मेरी मैक्सिमम, एक तो मैक्सिमम लेंथ है और एक शॉर्टेस्ट लेंथ है। तो जो लार्जेस्ट लेंथ है वो ट्वाइस है शॉर्टेस्ट के। अब मैंने मान लो कि लेंथ तो मैंने सबसे बड़ी ले ही ली डायग्राम में, तो लेंथ मैंने सबसे बड़ी ले ली, सबसे छोटी क्या मान लो, छोटी हाइट मान लेते हैं, ठीक है, कि जो सबसे छोटी है वो हाइट है, तो लेंथ जो है ट्वाइस ऑफ हाइट है। अब सवाल पूछा है कि एक बार तो मैक्सिमम के अक्रॉस निकालो और मिनिमम के अक्रॉस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जिसके अक्रॉस रेजिस्टेंस निकाला जाएगा, जैसे मान लो रेजिस्टेंस अक्रॉस लेंथ, लेंथ के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, तो क्या फॉर्मूला होता है, रो एल अपॉन एरिया। तो जिस लेंथ के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकाला जा रहा है वो तो लेंथ हो जाएगी, उसके जो परपेंडिकुलर सरफेस है वो एरिया बनेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये लेंथ है, ये वाली लेंथ हो गई, तो रो एज इट इज, लेंथ एज इट इज। अब एरिया जो बनेगा वो कौन सी दो सरफेस बनाएंगी, ये विड्थ और हाइट वाली। देखो इसका मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग इसका पूछ रहा है वो। देखो मैं कलर भी कर दी हूँ, शेड कर देती हूँ, ये वाला, यानी ये वाला एरिया इसके कॉरस्पॉन्डिंग, लेंथ एल हो गई, एरिया समझो ये हो गया। तो एरिया क्या लिखोगे आप हाइट एच, विड्थ मान लो डब्ल्यू, एच डब्ल्यू। तो एल के अक्रॉस निकाल लिया आपने। अब शॉर्टेस्ट मैंने हाइट मानी थी, यानी आर एच के अक्रॉस रो। अब जो लेंथ का काम करेगी वो ये हाइट करेगी एच, तो एच। अब बाकी के दो कौन सी लेंथ बची जो एरिया बनाएंगी जिस सरफेस का, कौन सी बची, लेंथ और डब्ल्यू, एल डब्ल्यू। तो ये आया रो एच अपॉन एल डब्ल्यू। तो भाई मैक्सिमम और मिनिमम का रेजिस्टेंस निकालना, करना आर एल अपॉन आर एच। क्या हो जाएगा बेटा, रो एल अपॉन एच डब्ल्यू मल्टीप्लाई रो एच अपॉन एल डब्ल्यू। ऊपर चला गया, कुछ कटेगा, रो से रो कट गया, डब्ल्यू से डब्ल्यू कट गया, क्या आया ऊपर, एल स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर आ गया। अब एल की वैल्यू कितनी है देखो, ट्वाइस ऑफ एच, तो एल की जगह ट्वाइस ऑफ एच रखो, 4 एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, कितना आया 4 आ गया, 4:1। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, 2024 में भी आया था, बट कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। पैरेलल पाइप जब आ जाता है ना, क्यूब में तो फटाक से निकाल देते हो, क्यूब में भी खैर नहीं निकल पाता, उसमें भी क्यूब में भी कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सी दो साइड के अक्रॉस पूछा है। तो क्यूब के मेरे पास शॉर्टकट भी रखे हुए हैं, ठीक है, डायरेक्ट वो मैं जब तुम्हारा पेपर होगा ना उससे 2-4 दिन पहले वो बता दूंगी, मुझे एक बार याद दिला देना क्यूब के। और ये पैरेलल पाइप वाला 2024 में भी आया था एक सवाल, वो देख लेना। बाकी समझा दिया ना क्या करना है, जिस लेंथ के अक्रॉस निकाला जाए लेंथ एज इट इज, बाकी की जो दो लेंथ बचेंगी उनका एरिया बनेगा, तो रो एल अपॉन एरिया, तो विड्थ और हाइट सरफेस हो जाएंगी, ठीक है। ये एक बार जरूर देख लेना। कुछ पल्ले पड़ा इस क्वेश्चन में, करना क्या है, यस जैसे मान लो एक्स एक्सिस के अक्रॉस निकाल रहे हो, सुनो, एक्स एक्सिस के अक्रॉस निकाल रहे हो तो एक्स वाले की लेंथ हो गई ना, अब एरिया कौन बनाएंगे, वाई जेड वाला एरिया बनाएंगे ना। तो ऐसे ही इसमें होता है कि वाई जेड वाला एरिया बना रहे हैं, तो सेम इसमें आपने लेंथ के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकाला तो सरफेस एरिया इसके परपेंडिकुलर वाली होंगी, एच डब्ल्यू, ऐसे। गॉट इट, ठीक है। मिलते हैं, मैं कल इसका एक क्वेश्चन 2024 में आया था, वो कल तुम्हारे लिए होमवर्क लेके आऊंगी, वो तुम करना बैठ के, ठीक है। छोटा सा ही क्वेश्चन है वैसे तो, बट देखते हैं तुम लोग कर पाते हो कि नहीं। चलो देन एवरीवन, बाय। बाय मैम। आज पहली बार 25 के 25 क्वेश्चन कर लिए हमने, पेपर इजी था ना, आसान सा पेपर था। चलो ठीक है, कल मिलते हैं। 6 है ना, 36।